हेलो आप सभी को। अगर आप भी यूपी पीजीटी या टीजीटी एग्जाम में प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा कि किस प्रकार हम अपनी तैयारी जारी रखें और किस प्रकार हम अपने तैयारी करें ताकि हम प्रथम प्रयास में ही हमारा सिलेक्शन हो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन भी कैंडिडेट ने इकोनॉमिक्स विषय से इकोनॉमिक्स पीजीटी का फॉर्म डाला है तो आपको किस प्रकार तैयारी करें ताकि आप प्रथम प्रयास में सफल हो पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने भी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था 2021 में और मैंने रिटन और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद फाइनल रूप से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने आखिर अपनी तैयारी किस प्रकार की थी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा विषय इकोनॉमिक्स था, तो अगर आपने भी इकोनॉमिक्स विषय से फॉर्म डाला है तो या इकोनॉमिक्स से फॉर्म भरा है तो आप अपनी तैयारी किस प्रकार करें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इसके लिए आपको जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यूपी पीजीटी में मेरी रैंक 6 आई थी और मैं जनरल कैटेगरी से हूं। तो आप भी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा सकते हैं और यूपी में प्रवक्ता बन सकते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और किस प्रकार अपनी तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके अंतिम रूप से। तो सबसे पहले तो आपको यूपी पीजीटी की जो सिलेबस हो उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यूपी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना है। तो जैसे कि यूपी पीजीटी के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जैसे कि आपको पता है कि हमारी सिलेबस में एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस और इंडियन इकोनॉमिक्स और ग्रोथ की कुछ थ्योरी हैं जिनका हमको अध्ययन करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि अब इन टॉपिक का हम कहाँ से अध्ययन करें, तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है कि आपने ग्रेजुएशन में और पीजी में इन जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड आप बुक पढ़े होंगे। जैसे उच्च आर्थिक सिद्धांत के लिए आपने बुक खरीदा होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए, पब्लिक फाइनेंस के लिए और ग्रोथ थ्योरी के लिए। तो जिन बुक को आपने अध्ययन किया होगा अपने पीजी लेवल की बुक, तो उनमें से ही आप इन टॉपिकों का अध्ययन कीजिए। तो जैसे कि एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के लिए झिंगन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक के लिए झिंगन की बुक मेरे पास थी और ग्रोथ थ्योरी के लिए वीसी सिन्हा की बुक मेरे पास थी। तो मैंने उन्हीं बुक में से इन टॉपिक का अध्ययन किया है। जैसे कि आपको पता है कि उच्च आर्थिक सिद्धांत में से हमें उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत, मांग की लोच के प्रकार, उदासीनता वक्र और उदासीनता वक्र की विशेषताएं, ये सब पढ़ने होते हैं। लागत सिद्धांत, उत्पाद परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पढ़ने होते हैं, पैमाने के प्रतिफल पढ़ने होते हैं। तो ये सब टॉपिक हैं। और जैसा कि आपको बता दूं कि ग्रोथ थ्योरी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। डोमर की ग्रोथ थ्योरी पढ़नी होती है और ज़्यादातर क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं जो उनकी थ्योरी पढ़नी होती है, जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो की। तो ये सब पढ़ने होते हैं। और आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में आपको फिशर का मुद्रा मूल्य का सिद्धांत, किन्स और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण पढ़ना होता है और फ्रीडमैन के सिद्धांत भी आप पढ़ सकते हैं। तो और जो भी टॉपिक दिए होंगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में आप पढ़िए। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको एडम स्मिथ, रिकार्डो की थ्योरी जो भी है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, वो थ्योरी पढ़िए। और उसमें एक्सर और लिंस सिद्धांत, लियोनटिफ का विरोधाभास और ये सब थ्योरी पढ़नी हमें होती है। तो जो एक्सर और लिंस सिद्धांत, चाहे कोई भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उनकी हमको मान्यताएं भी पढ़ने होती हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न मान्यताओं से भी पूछ लेते हैं कि ये मान्यताएं इस थ्योरी की हैं कि नहीं। तो अगर आप मान्यताएं पढ़े रहेंगे तो प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो अगर जो भी आप अर्थशास्त्री, जो भी एडम स्मिथ और रिकार्डो, एक्सर ओलिन आदि की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उनकी मान्यताएं भी पढ़िए। और नहीं तो जैसे अगर गुणक त्वरक से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि पब्लिक फाइनेंस से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी टॉपिक को हम अपने पब्लिक फाइनेंस में जो हमने बुक पढ़ा है उससे हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, कब और किस इनकी
किस सन में चलाई गई हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है तो यूपी पीजीटी के प्रश्न उतने कठिन नहीं होते हैं, उसमें से आप 60 से 70 प्रश्न तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ज़्यादातर थ्योरी का पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी थी और इसके किस अर्थशास्त्री ने ये थ्योरी दी थी, ज़्यादातर यही प्रश्न होते हैं। तो आपको जितने भी लाभ के सिद्धांत, लगान के सिद्धांत, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, ब्याज का सिद्धांत, ये सब आपको पढ़ लेने होंगे। इससे आपको प्रश्न को करने में सरलता होगी और प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं यूपी पीजीटी में। प्रश्नों का लेवल थोड़ा इजी रहता है कुछ प्रश्नों का, जैसे 60 से 70 प्रश्न इजी पूछे जाते हैं उसमें से आपको 60 से 70 प्रश्न आप बिना सोचे आराम से कर लेंगे और उसमें से आपको 125 प्रश्न आते हैं यूपी पीजीटी में। तो उसमें से आपको कम से कम 15 से 20 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसको करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको ये, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इन प्रश्नों को भी सरलता से कर पाएंगे और ये प्रश्न भी आपके सही होंगे। क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को, जो कठिन प्रश्न होते हैं या जो प्रश्न थोड़े नए होते हैं, अगर उन प्रश्नों को हम एग्ज़ाम में सही करके आते हैं तो हमारे सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो आपको भी यही करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करके आना है एग्ज़ाम में। तो प्रश्न हम सही कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको जब आप थ्योरी टॉपिक पढ़ लें, टॉपिक का थ्योरी पढ़ लें, जैसे कोई भी एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, तो उनसे रिलेटेड आप PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न उसी में से पूछे जाते हैं और आपको पता भी चलेगा कि प्रश्न, अगर हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपको PYQ के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके लिए आपको घटना चक्र लेना होगा। तो आप घटना चक्र ले सकते हैं या यूथ प्रकाशन की भी एक बुक आती है इकोनॉमिक्स की, तो उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व हों, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नों का, बहुविकल्पी प्रश्नों का, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे आपके प्रश्न सही होने की संभावनाएं रहेंगी। अगर प्रश्न गलत हो रहे हैं तो ठीक है, अब एग्ज़ाम से पहले प्रश्न गलत हो जाएं तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम से पहले प्रश्न गलत हो जाएं तो कोई बात नहीं। अगर प्रश्नों को सॉल्व करते समय एग्ज़ाम हॉल में कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो अब बहुत कम समय रह गया है, कम से कम आपको अब प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए ताकि हम प्रश्नों को कम समय में सॉल्व करें। जैसे कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम में 125 प्रश्न आते हैं, तो आपको एक ही प्रश्न पे ज़्यादा समय नहीं लगाना है, कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको प्रश्नों को सॉल्व करने की स्पीड होनी चाहिए, ताकि आप ये नहीं कि सही प्रश्न जल्दीबाजी के चक्कर में या जल्दी के चक्कर में आप प्रश्नों को गलत करके आएँ। समय लीजिए, अगर कुछ प्रश्नों में हमें समय लगता है, बाकी प्रश्न तो देखने से ही हो जाते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी बहुत। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का या इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं या नेट के क्वेश्चन जो भी इकोनॉमिक्स के हैं, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि आपके प्रश्न बहुत सही होंगे और आपके प्रश्नों के गलत होने की चांस बहुत कम हो जाएंगी। तो आपको ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके प्रश्न सही हों। और अगर प्रश्नों को सॉल्व करते समय अगर कोई भी प्रश्न नए मिल रहे हैं जिनको हमने कभी पढ़ा नहीं है और ये हमारे बुक में भी नहीं थे, तो आप एक नोटबुक बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप उन प्रश्नों को नोट कीजिए। अगर आपको जैसे बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनकी डेट हमें याद नहीं होती हैं, तो उनके लिए अलग से कॉपी बना लीजिए। उनमें अगर सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और पिछले वर्षों में जितनी योजनाएं सरकार की पूछी गई हैं उनको आप नोट कीजिए। इससे आप कम समय में अपना एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर पाएंगे। तो अगर कोई टॉपिक हमें इकोनॉमिक्स का हमारे बुक में नहीं है तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके पढ़िए। तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो ज़रूर ही आप भी सफल हो जाएंगे और आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिक्स से। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने से
एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। एग्ज़ाम क्लियर होता है कठिन प्रयास से और लगातार प्रयास से, क्योंकि अगर कोई भी इंसान सफल होता है उसके एक दिन का वो प्रतिफल नहीं होता है, वो उसका फल उसके काफ़ी समय के प्रयास का फल होता है। तो आप भी प्रयास कीजिए और आप भी एक दिन ज़रूर सफल होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए